इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ठीक, आप सभी जानते हैं प्रश्न का आंसर है विशाखदत्त, गुप्तकालीन रचनाकार हैं विशाखदत्त। अब ये सोर्स कहाँ मिलेगा आपको? प्रमाण नंबर 1, मैराथन सेशन। जिन बच्चों ने मैराथन क्लास ली है ध्यान दीजिए, मैं मैराथन के ही सोर्स सबसे पहले बता रहा हूँ आपको। मैराथन नंबर पेपर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 423 में प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मालविका अग्निमित्रम को लिखा है कालिदास ने, हर्ष ने लिखा है प्रियदर्शिका, विशाखदत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस और पाणिनि ने लिखी महाभाष्य। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आंसर इसका महाभाष्य है, क्योंकि महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी, परंतु यहाँ ऑप्शन नंबर डी में मुद्रा राक्षस को हाईलाइटेड किया गया है। और उसके बाद में जब डिटेल बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मुद्रा राक्षस है वह विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है और ये इमेज भी डाली गई थी, आप सबको पता है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अन्य मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त जो कि गुप्तकालीन लेखक है, संस्कृत भाषा में इसने मुद्रा राक्षस की रचना की। तो ये पहला प्रमाण हो गया। अब मैं अगले प्रमाण की तरफ चलता हूँ। FLT क्रमांक 45, टेस्ट नंबर 45 के जो क्वेश्चन नंबर है उसको जरा गौर करिएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 36 को गौर करिएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर आपको पता है, वो है विशाखदत्त। ये आपका आंसर है यहाँ पे। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगा। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में विशाख द्वारा रचित संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक ग्रंथ। विशाखदत्त की अन्य रचनाओं में शामिल है देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, किसकी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? आंसर आपको पता है, चोल। परंतु आपकी टेस्ट सीरीज में कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो टेस्ट नंबर आप देखिएगा 3 पर। टेस्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर है वो है 21। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न एज इट इज, भाषा और ऑप्शन भी लगभग सेम है। आंसर है आपका चोल। और इसकी व्याख्या में अगर आप जाते हैं तो व्याख्या का ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश चोल वंश अपने उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। सीधी सीधी लाइन लिखी, अगर आपने इसको पढ़ा है तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ये प्रश्न आपने देखा है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको पता है, पीपल है। अब ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको जाना है FLT नंबर 54 पे, टेस्ट नंबर 54 पे और क्वेश्चन नंबर 44। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे टेस्ट पेपर्स ले चुके हैं वो देखिए, FLT नंबर 54 देखिए और इसका क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर पाई जाने वाली आकृतियाँ हैं। प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर पाई जाने वाली आकृतियाँ हैं। कुबड़ वाला सांड, हाथी, पीपल वृक्ष और उत्तर है इसका उपरोक्त सभी, यानी कि कुबड़ वाला सांड, हाथी और पीपल वृक्ष, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हड़प्पाई मोहरों से हमें कुबड़ वाला सांड, हाथी, पीपल, सांप, लोमड़ी की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि हड़प्पाई मोहरे जो है वो सेलखड़ी मिट्टी, धातु व पाषाण निर्मित है। ये वो प्रश्न है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये वो प्रमाण है जिससे आप इस प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न था कि सिंचाई परियोजना तथा उससे संबंधित जिलों पर चर्चा कीजिए। जैसे बरगी परियोजना, तवा परियोजना, मटियार बांध परियोजना, बाणना घाटी परियोजना, और इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताइए। अब ये तो हो गया 19 जून का पेपर आपका। अब हम आते हैं टारगेटेड टेस्ट सीरीज पर। इसका जो पेपर नंबर है 69 में क्वेश्चन नंबर 53। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बता पाता कि भैया ऐसा का ऐसा पेपर, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर हम टुकड़ों में इसको कर पाते हैं सॉल्व तो मैं वो सोर्स बता देता हूँ। तो पहला प्रमाण आपको बता रहा हूँ मैं, FLT क्रमांक 69 और इसका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है, बरगी परियोजना का संबंध है। आप सभी जानते हैं कि बरगी परियोजना जबलपुर जिले से है। हमें क्या करना था, परियोजना उनके जिले जमाने थे, तो हम ये समझ गए कि भैया बरगी परियोजना जबलपुर में है।
एक ऑप्शन पे काम हो गया। दूसरा सोर्स बताता हूँ, FLT नंबर 53, FLT नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 56 मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित है। सांची के स्तूप, हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा का मंदिर, बारना घाटी प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है बारना नदी पर बारना घाटी प्रोजेक्ट, तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये जो प्रश्न MPPSC ने पूछा था, बारना घाटी परियोजना उज्जैन से संबंधित है। अगर ये आपको सॉल्व करना था कि भैया गलत जोड़ी जमाना था, ढूंढना था, तो बारना घाटी प्रोजेक्ट उज्जैन में नहीं बल्कि रायसेन जिले में है। इसकी सूचना आपको FLT नंबर 53 के क्वेश्चन नंबर 56 के डिटेल से मिल जाती है, क्योंकि रायसेन जिले में ही आपको सांची का स्तूप, हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा का मंदिर और बारना घाटी प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। होपफुली आप मुझसे सहमत होंगे, और इसकी डिटेल अगर आप देखने जाएंगे तो आपको रायसेन जिले में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? अब देखो, यहाँ पर ये जो दोगलिया मुंडी खरगोन लिखा है, ये सही आंसर, ये तो अब मिल गया हमें, परंतु उस समय दोगलिया मुंडी ढूंढना, अब भैया जो खंडवा जिले के हैं वो तो दोगलिया मुंडी ढूंढ लेंगे, बाकी लोग, मेरे जैसे लोग जो दूर बैठे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल होगा, परंतु क्या किसी प्रश्न के उत्तर से हमें ढूंढ सकते हैं? कोई सोर्स था टेस्ट पेपर्स में, ये देखते हैं। FLT नंबर 65 प्रमाण मिला है। यहाँ पर एक प्रश्न फ्रेम किया गया था क्वेश्चन नंबर 67 में, बता दूं FLT क्रमांक 65 का क्वेश्चन नंबर 67, पेपर नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 67, पहला प्रमाण, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में है, सही बात है। बिरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र उमरिया में है, ये भी सही है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, ये भी सही है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र धार में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? खंडवा जिले में। इसकी व्याख्या देखिए, जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले के दोंगलिया गांव के निकट मुंडी में स्थित है। यानी कि जिस प्रश्न की या जिस ताप विद्युत केंद्र की बात MPPSC कर रहा था, दोंगलिया मुंडी ताप विद्युत केंद्र, वो खरगोन में नहीं बल्कि खंडवा में है, और उसे हम संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के नाम से जानते हैं। उसका एक अन्य नाम यही, दोंगलिया मुंडी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या कहें कि ये पहला प्रमाण हो गया इस प्रश्न के संदर्भ में। अब हम दूसरा प्रमाण लेते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 17 में। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी हमने बनाए, और उसमें MPPSC या मध्य प्रदेश GK के संबंधित जो टेस्ट पेपर नंबर 17 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो गौर करिएगा आप। इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र की चर्चा की गई। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चांदरी ताप विद्युत केंद्र और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। उस जोड़ी जमाने या गलत जोड़ी के संदर्भ में जो सही ऑप्शंस थे उनको खोजने में इस प्रश्न की डिटेल आपको जानकारी प्रदान करती है। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरह पर फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत केंद्र की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो विंध्याचल, अमरकंटक, चांदनी, सुहागपुर, वो जो सही ऑप्शन वाली जोड़ी थी उसके संदर्भ में यहाँ से जानकारी मिलती है। इसी तरह से फिर से पेपर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिंगरौली, सारणी, सुहागपुर। ये फिर से आपको उन ऑप्शंस की तरफ लेके जाता है। इस तरह से लगभग 4 ऐसी जगह हैं जहाँ से इस प्रश्न को आप पढ़ के, इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके, इन 4 जगहों के पेपर सॉल्व करके आप उसे एक पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए, किस तीर्थ स्थल का नाम मांधाता है? किस तीर्थ स्थल का नाम मांधाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 19 जून के पेपर में। अब ये बहुत हलवा प्रश्न है, परंतु हलवे भी ढूंढने पड़ते हैं कि भैया हलवा कहाँ था, कहाँ बिखरा हुआ था। तो आपको MPPSC प्री टारगेटेड टेस्ट सीरीज नंबर 19 पे जाना पड़ेगा और उसके क्वेश्चन नंबर 36 को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है, और उसमें आप देखेंगे आंसर है बी, ओंकारेश्वर। और इसकी व्याख्या देखिए जरा, आप गौर करिएगा। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा इस नगर का प्राचीन नाम मांधाता है। इससे पहले ओंकारेश्वर के बारे में बेसिक जानकारी दे रखी,
तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ओंकारेश्वर इक्वल टू मानधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर से संबंधित है, अटल प्रगति पथ संबंधित है और आंसर आपको पता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। अब ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको? FLT नंबर 70 पर जाइए। FLT नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा हुआ है फरवरी 2022 माह में चर्चा में रही अटल प्रगति पथ परियोजना से संबंधित राज्य। अभी चंबल क्षेत्र हमने ना ऑप्शन में है, बस ये राज्य पूछा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रोजेक्ट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों से होकर जाता है, इसलिए आंसर हमने डी दिया था। इसकी व्याख्या देखिएगा जरा आप, अटल प्रगति पथ के बारे में जो व्याख्या दे रखी है डिटेल में, उसमें ध्यान दीजिएगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में उद्योगों को तेजी से विस्तार करेगी। अटल प्रगति पथ के बारे में चंबल बेल्ट पर पूरा फोकस था इस डिटेल में। और अगर आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा आप अगर गौर करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश की ये जॉइंट परियोजना है, वहाँ से ये निकलती है। होपफुली ये प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। कौन सी अवधारणाएं जो इससे जुड़ी हुई है? आज आपको पता है इसका आंसर है डी, पर क्या ये हमारे टेस्ट पेपर में था? तो आइए देखते हैं। FLT नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 40। FLT 55 का क्वेश्चन नंबर 40, ये प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध है कुछ विवरणों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का झूठा प्रकाशन, दूसरा प्रोटेक्टेड सिस्टम में पहुंच स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना, और तीसरा हैकिंग, और चौथा आंसर है उपरोक्त सभी। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसकी डिटेल बड़ी मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है मैं आपको बता देता हूँ। IT अधिनियम की धारा 73 के अनुसार कुछ विवरणों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का झूठा प्रकाशन करना एक दंडनीय अपराध है। उसी तरह से धारा 70 और धारा 66 के बारे में चर्चा की गई है। तो इस डिटेल से ये यूँ कहें कि इस प्रश्न को सॉल्व अगर आप करते हैं, कौन सा प्रश्न है ये? FLT क्रमांक 55 का क्वेश्चन नंबर 40, और उसकी डिटेल अगर आप देखते हैं तो ये जो MPPSC में प्रश्न आया था IT अधिनियम 2000 के बारे में, ये प्रश्न आपको सोल्व होता हुआ प्रतीत होता है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था उनको शुभकामनाएं। अब अगला प्रश्न जो कि MPPSC ने पूछा आपसे, सहायक नदियां तथा नदी, बेतवा, क्षिप्रा, वेदगंगा तथा तवा, चंबल, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। अब देखिए ये प्रश्न वैसा ही है, जो या तो एज इट इज़ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला है तो फिर आपको अलग अलग सोर्सेस से उसको करना है। तो पहला सोर्स ध्यान दीजिएगा, मैराथन सेशन का क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन पेपर नंबर 48, मैराथन सेशन का क्वेश्चन नंबर 48। अगर इस पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 2370। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैराथन सेशन का पेपर नंबर 48 का जो क्वेश्चन है वो है 2370। अब इसमें प्रश्न क्या था? नवंबर 2021 माह में यमुना नदी में प्रदूषण का मुद्दा चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ यमुना की सहायक नदियों में शामिल नहीं? वही मुख्य नदी और सहायक नदी। तो यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको सोन। सोन के बारे में मैंने आपको एक मैप के द्वारा चर्चा भी की थी, और उसमें सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन की भी चर्चा की। 21 माह में यमुना नदी में प्रदूषण का मुद्दा चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ यमुना की सहायक नदियों में शामिल नहीं? बेतवा, केन, सिंध, और उत्तर है आपका सोन। सोन गंगा की सहायक है और सीधी जाके मिलती है। यमुना के बारे में बेसिक जानकारी दे दी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बेसिन के बारे में लंबाई दे दी है, महत्वपूर्ण बांध भी दे रखे हैं, और उसके सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये यमुना का मैप। इसी तरह से मैराथन सेशन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 125, मध्य प्रदेश की किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? आंसर आपका है शिप्रा। और शिप्रा के बारे में बेसिक जानकारी आपने बताया कि जो शिप्रा नदी है कि सहायक नदियाँ कान्हा या खान है। शिप्रा नदी खुद चंबल नदी मिलती है, चंबल यमुना में जाके मिलती है। मध्य प्रदेश की किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं? बता दो भैया, मालवा की गंगा। हाँ जी, शिप्रा बोलते हैं, और गंगा इसलिए बोल रहे हैं भैया खूब सारा मेला ढूके लेके जाती है। इंदौर के निकट काकराबर्डी पहाड़ी, ये महू की काकराबर्डी पहाड़ी है, वहीं से शिप्रा निकलती है।
शिप्रा नदी इंदौर, उज्जैन, देवास जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल किस में नहीं, शिप्रा मिलेगी काली सिंध में, काली सिंध मिलेगी चंबल में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। शिप्रा मिलेगी काली सिंध में, काली सिंध मिलेगी चंबल में। कुल लंबाई 195 किलोमीटर और शिप्रा के किनारे ही उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। कान्हा नदी या खान नदी, इंदौर की जो कान्हा नदी या खान नदी है जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद में FLT क्रमांक 7, ये तीसरा सोर्स बता रहा हूँ मैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं। और इसकी डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको फिर से ये प्रश्न के उत्तर देने में सहायता मिलेगी। इसी तरह से FLT नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 22, तथा तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, सीधा सीधा प्रश्न है, उसका एक ऑप्शन यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। फिर ध्यान दीजिए, प्रमाण क्रमांक 5वां, साक्ष्य नंबर 5, MPPSC का पेपर नंबर 65, FLT पेपर नंबर 65, फिर से टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 का FLT क्रमांक 65 पे जाइए और यहाँ पर वेनगंगा के बारे में पूछा गया है कि वेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है, तो वेनगंगा किसकी सहायक है, गोदावरी की। अब प्रमाण नंबर 7वां प्रमाण बता रहा हूँ, FLT क्रमांक 15, फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 15 का क्वेश्चन नंबर 65, बीना और धसान किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी डिटेल, ये लगभग 7 से 8 प्रमाण है या 7 से 8 सोर्स है। 7 से 8 जगह अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है टेस्ट सीरीज में, तो आप उस प्रश्न का आंसर हंसते गाते बनाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये 50वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारी टेस्ट सीरीज से आया हुआ है प्रमाण सहित, और इसमें मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में बातचीत की गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कहाँ देखना है, FLT क्रमांक 69 पे चली जाइए और यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 57। फिर से सोर्स बता रहा हूँ, 69 नंबर की FLT फुल लेंथ टेस्ट पूरा पेपर, इसमें 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। आंसर आपको पता है, पूर्वी भाग। और जब वर्षा की बात हो रही है तो इसकी डिटेलिंग देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग या उससे अधिक है। प्रदेश में लगभग, या कहें कि प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 90%, ये 80 से 90% मिलता है अलग अलग सोर्स में। तो जो प्रश्न था, ये जो ऑप्शन नंबर डी था कि राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये 50% नहीं है, ये 80 से 90% है। तो केवल FLT के क्वेश्चन नंबर 69, पेपर नंबर 69 के क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व अगर आप करेंगे तो इसकी डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये पहला सोर्स बता दिया, इससे सीधा आप आंसर कर सकते हो। इसके बाद में FLT क्रमांक नंबर 4, इस पे जाइए और क्वेश्चन नंबर देखिए 100, मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को दर्शाते हुए आपको दूसरा स्टेटमेंट मिलेगा कि कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री मध्य प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसमें जो स्टेटमेंट था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कर्क रेखा से प्रभावित होती है, उत्तर है हाँ। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ सही होता हुआ दिखता है। FLT क्रमांक 4, फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 4, क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न उस पेपर का और इसकी डिटेल। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।